हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा वीडियो है वो फंडामेंटल राइट्स पे होने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में लिखे गए हैं। और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है 14 से लेकर के 32 के बीच में इम्पोर्टेंट सभी आर्टिकल्स को मैं आपको एक बाय एक करके समझा दूंगा। और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वीडियो देखने के बाद में सभी आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी अब तक एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को मैं आपको इस वीडियो के अंदर में कवर करा दूंगा। तो चलते हैं। और जो हमारी स्लाइड्स रहेंगी वो हमारी स्लाइड्स इंग्लिश में रहेंगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी में। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है। ये आर्टिकल समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच में है। इसमें क्या बताते हैं कि समता यानी कि समानता हमें किस किस बेसिस पे मिली हुई है उसके बारे में इसमें बताया गया है। स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी हमें स्वतंत्रता मिली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बताते हैं हमें। फिर इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता है हमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ये है हमें अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में मिलता है। इसके बाद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं फिर एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। तो पहला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14। इसमें क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल पीपल। इसका मतलब है राज्य के किसी भी व्यक्ति जो कि भारतीय है या विदेशी है को कानून के समक्ष समानता और विदेश भारत के क्षेत्र में कानून के समानता संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी समानता सभी के लिए है, सभी समान सभी सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है इस अनुच्छेद के अंदर में। समानता का अधिकार जिसे कहा जाता है। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहते हैं, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आल्सो जेंडर और एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमें आर्टिकल 15 बताता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों पर अवसर की समानता इसमें मिलेगी। यानी अवसरों की समानता के बारे में हमें आर्टिकल 16 बताता है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो भी सरकारी पद पे नियुक्तियां निकलेंगी उसके अंदर सरकार हमें इन्फॉर्म करेगी। ये वो इन्फॉर्म करना उनका जरूरी है और ये हमारा जरूरी है, ये हमारा अधिकार है कि हम सरकारी पदों को जो रिक्त पद है उसको भर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है। के बाद में फिर आते हैं अनुच्छेद 17 के बीच में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या, अनटचेबिलिटी का मतलब है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। अस्पृश्यता, चलो छोड़ो। इसका मैं बता देता हूँ कि छुआछूत की जो हमारी प्रथा थी पहले, जो चली आती थी भारत की आजादी से पहले, उस पे रोक लगाया गया है। ठीक है। उस पे क्या करा गया है, रोक लगाया गया। जो अस्पृश्यता है उस पे रोक लगाया गया है। तो अस्पृश्यता को रोकता है आर्टिकल 17। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी पूछा नहीं जाता, सीजीएल प्री का ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का कौन सा कानून है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 हो जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 18 पूछता है। आर्टिकल 18 क्या है, प्रोहिबिट्स फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। इसका मतलब है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति सहमति के बिना किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार, किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि जैसे कि मिलिट्री और एकेडमिक्स का मतलब क्या है, इसमें लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति है अगर लाभ का पद धारण किया हुआ है, लाभ का पद से मतलब है कि अ, जैसे कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है या गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता एक्चुअल में, वो किसी टाइटल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। जो भी जैसे पहले राजा और महाराजा के टाइटल्स चला करते थे, उपाधियां दिया करते थे, तो जैसे गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि मिली हुई थी, तो इस तरह के जो टाइटल्स थे वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। रेदर देन कि वो मिलिट्री और एकेडमिक्स
के टाइटल्स को अडॉप्ट कर सकता है ओनली, जैसे कि एकेडमिक्स में डॉक्टर्स की उपाधि मिलती है प्रोफेसर्स को, इसी तरह से मिलिट्री में क्या मिलता है, जैसे जनरल की उपाधि हो गई और मार्शल की उपाधि हो गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि होगी, तो इस तरह की उपाधियां धारण कर सकते हैं। बाकी ये जो दूसरी जो उपाधियां होती है वो धारण नहीं कर सकते, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 6 आर्टिकल्स आते हैं और 6 के 6 सारे इंपॉर्टेंट है। गारंटी 6 फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम्स राइट्स, इसका मतलब है कि इसके अंदर 6 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें पहला है 19.1, इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब है वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार हमें मिलता है। 19.2 के अंदर हमें पता चलता है फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी कि हमें संगठन बनाने का और बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का स्वतंत्रता है, की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19.3 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने की और समितियां बनाने का हमें अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीके से संघ अपनी समितियां बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19.4 में क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह भारत के क्षेत्र के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है, हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के रह सकते हैं, बस सकते हैं। ये वैसे घूमने की स्वतंत्रता 19.4 के अंदर आता है। रहने की स्वतंत्रता यानी कि हम भारत के किसी क्षेत्र के अंदर रह सकते हैं, 19.5 के अंदर फ्रीडम ऑफ सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में जाकर हम रहकर बस सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद में 19.6 आता है। 19.6 कहता है फ्रीडम टू डू एनी प्रोफेशन, इसका मतलब किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं, कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके अंदर 19.6 के अंदर में ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बाद में आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 का कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि कोई भी अगर अपराधी है तो अपराधी के भी प्रोटेक्शन के संरक्षण के लिए कुछ अधिकार उसको दिए जाते हैं। अपराध को जब हिरासत में लिया जाता है तो उस तब भी उसके कुछ अधिकार होते हैं, तो उसी अधिकार के बारे में हमारी आर्टिकल 20 बात करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है कई बार एग्जाम में। आर्टिकल 21 क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब है कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता इससे कानून से द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी मेनका गांधी जो मामला था उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत कई अधिकारों को की घोषणा की थी। और जैसे कि अगर कोई देश किसी देश हमारे भारत में अगर आपातकाल की स्थिति होती है या युद्ध की स्थिति बन जाती है तो हमारे क्या करते हैं, अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है बजाय आर्टिकल 21 के, क्योंकि ये हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हमारे प्राण सरकार नहीं छीन सकती, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन का मतलब है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, वर्ष के बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं, इनको क्या है, मौलिक अधिकार है कि ये अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये इनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो इसको याद रखना, 21 ए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसका मतलब है कि यह अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या तो फिर हिरासत में लिया गया है, ये उनके लिए अनुच्छेद में उनके बारे में बात की गई है। इसके बाद में अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि फोर्स्ड लेबर, किसी से हम जबरन काम नहीं करा सकते हैं, किसी की हम मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, तो ये मानव तस्करी और फोर्स लेबर पर रोक लगाता है, प्रोहिबिट करता है कौन? आर्टिकल 23 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसी कैसी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर किसी भी बच्चे से 14 साल से बच्चे से, एक कंडीशन ये भी है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उससे हम काम नहीं करा सकते। किन फैक्ट्रियों में जो कि डेंजरस है, डेंजर से भरपूर है, खान खान वगैरह जो होती है, माइंस वगैरह जो होती है, उनमें हम काम नहीं करा सकते। हालांकि वो बच्चे 14 साल के जो है से कम उम्र के हैं, वो बिना ऐसी फैक्ट्री जिसमें खतरा कम है उसमें काम कर सकते हैं, ये उसको रोकता नहीं है। लेकिन खतरा जहाँ पे उन फैक्ट्रीज में, उन खानों में काम करने के लिए ये उन्हें मना करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इसका मतलब है यह अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र
रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। ये हर व्यक्ति का, जो माइनॉरिटीज है उनको अधिकार देता है कि, और कोई भी व्यक्ति, माइनॉरिटीज नहीं, कोई भी व्यक्ति जिनको अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 का कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को बहुत सारे इसके अंदर अधिकार मिले गए हैं। इसके अंदर काफी सारे अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 26A, आर्टिकल 26B, C और D, इसी तरह से इसके अंदर आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, बाकी इसमें क्वेश्चन पूछता है तो हम ये क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंदर धर्म की स्वतंत्रता है, तो हम क्या लगाएंगे 25 लेकर 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, ये हम लगा देंगे। इसके बाद में आर्टिकल 27 के कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब पर्टिकुलर रिलीजन, ये अनुच्छेद हमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार करना या रख रखाव करने के लिए जो भी अगर टैक्स, उसके लिए कोई टैक्स जो नहीं किया जा सकता है। हम गवर्नमेंट हमसे ये नहीं कह सकती कि तुम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो तो हमें टैक्स दो, इसके लिए किसी भी तरह का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमें आर्टिकल 27 के अंदर हमारा मौलिक अधिकार है, हम निःशुल्क अपना धर्म का प्रचार प्रसार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 पे कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब जो भी ऐसी सरकारी संस्था, या सरकारी संस्था से मतलब यहाँ पे है इस सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में कोई भी टीचर किसी भी रिलीजन को लेकर के स्पीच नहीं दे सकता है, बच्चों को बता नहीं सकता है कि इस धर्म से जुड़िए, ये धर्म अच्छा है, इस धर्म, ये वाला ज्यादा धर्म अच्छा है, वो वाला धर्म अच्छा नहीं। इस तरह की कोई भी स्पीच सरकारी स्कूल्स में सरकारी टीचर नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 उन्हीं चीजों को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आर्टिकल 28। इसके बाद में आता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसका मतलब है कि यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, नीति और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इन इस अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी सरकारी स्कूल है तो उसके अंदर अगर अल्पसंख्या है, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक है, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उसको ये नहीं किया जा सकता कि आप इस स्कूल में, इस संस्था के अंदर में आप का एडमिशन नहीं होगा, तो इस बेसिस पे तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशंस होती है, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है काफी सारी चीजों को। बाकी इस बेस पे नहीं किया जा सकता कि धर्म है, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 का कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। का मतलब है यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्न अधिकार प्रदान करता है। इसके अंदर भी काफी सारे अधिकार दिए गए हैं, पर लेकिन इसमें मतलब क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, भारत में रहने वाले हैं, या कोई भी माइनॉरिटीज है, तो वो क्या कर सकती हैं, अपनी खुद की सरकारी संस्था, क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकती हैं। जैसे कि भारत में जो मदरसे वगैरह है, ये भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो मदरसे वगैरह जैसे बने हुए हैं, तो ये इसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपनी अपने अकॉर्डिंग उन मदरसों को चला सकते हैं, उनमें अपना शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 के अंदर हमें बताता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। के बाद में आता है आर्टिकल 32, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत है, अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की। सीधा सीधा हमें, हम किसी कोर्ट में नहीं जाना, हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार हमें आर्टिकल 32 के अंदर हमें दिया गया है, हर एक प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। तो यही थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। तो ये सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो यही है। तो अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, और बता देना कि जो भी अगर नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स क्या हो सकता है वो कमेंट में आप बता देना, मैं आपको पूरा करा दूंगा। ओके, चलिए, बाय बाय।